हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका के बारे में पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं पढ़ाऊंगा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं, उसकी जो प्रारंभिक शक्तियां हैं, उसके क्या क्या क्षेत्राधिकार है। देखिए, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय यानी भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो 3 तरीके की है। भारत में जो व्यवस्था है वो 3 टायर में है। सर्वोच्च संस्था भारत में जो न्याय है वो उच्चतम न्यायालय है, उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय है और उसके नीचे जिलों में जिला न्यायालय। यानी कि एक व्यक्ति जिसे न्याय की दरकार है, न्याय की जरूरत है, तो वो सबसे पहले सामान्यतः जिला न्यायालय में जाता है। जिला न्यायालय में उसकी बात को नहीं सुना जाता है या उस लायक उसकी बात वहां नहीं रखी जा सकती है तो उसे हाई कोर्ट में आगे भेज दिया जाता है। और अगर उसे हाई कोर्ट में भी अपने न्याय नहीं मिल पाता है, अपनी बात का समाधान नहीं हो पाता है, तो वो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है और ये भारत का अंतिम कोर्ट है। ये भारत का अंतिम कोर्ट है। इसके बाद फिर कहीं भी सुनवाई नहीं हो सकती। इसके बाद फिर कहीं भी सुनवाई, क्यों? ये भारत में सबसे अंतिम कोर्ट है, सबसे ऊंचा कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा बहुत सारे क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं जो न्यायपालिका के कार्य को सही तरीके से, समुचित तरीके से चलाते हैं। समुचित तरीके से चलाते हैं। इसके अंतर्गत देश का जो भी न्यायालय सिस्टम है, जो न्यायिक सिस्टम है, वो सभी सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। हम देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के कुछ क्षेत्राधिकार दे रखे हैं। 3 प्रमुख क्षेत्राधिकार हैं: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। इसमें मैं सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी उनका जो प्राइमरी जो रेगुलेशन, जो एरियाज हैं उनके, वो क्या है, अथॉरिटीज क्या हैं, वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके तहत यानी सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें पहला है कि जब कभी किसी केंद्र सरकार व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है, जब कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक राज्य के बीच या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार है। ठीक है। फिर है भारत सरकार और उसके एक से अधिक कितने भी राज्य, अगर उनके बीच कोई विवाद हो जाता है, तो इस स्थिति में भी उच्चतम न्यायालय इन नियमों को सुनने का अधिकार रखता है या उसके पास अधिकार है। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई आपसी विवाद हो जाता है तो इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है या सर्वोच्च न्यायालय को इन पर सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। इसमें क्या गया है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी जो ऊपर जो ये जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसमें जिस प्रकार की जो भी कोई स्थिति बनती है उसमें प्रारंभिक तौर पर सर्वोच्च न्यायालय को ही सुनवाई का अधिकार है। वो इन डिस्प्यूट्स को, इन विवादों की सुनवाई कर सकती है। नंबर 2, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब यह है इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय अपने जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, अपने जितने भी अधीनस्थ या उनसे जो छोटे न्यायालय हैं, उनके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। उनके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। मान के चलिए एक व्यक्ति हाई कोर्ट के जो ऑर्डर आया उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है तो इसको वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है या उस केस या उस आज्ञा के खिलाफ, उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और ऐसी सुनवाइयां सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय
अपील के मामले में अंतिम न्यायालय है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपील के मामले में क्या है, भारत का अंतिम न्यायालय है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप जिला न्यायालय में आप किसी केस को हार गए, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के हाई कोर्ट में चले जाते हैं, उस स्टेट के हाई कोर्ट में चले जाते हैं। अगर वहां भी आपको लगता है कि यहां मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो आप उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं और न्यायालय आपकी इस अपील को सुनेगा। न्यायालय आपके इस अपील को सुनेगा और अगर वहां से भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर आपके लिए कहीं बाहर अपील करने की आपके पास कोई रास्ता नहीं है। फिर आपको सर्वोच्च न्यायालय का जो न्याय है, आज्ञा है, ऑर्डर है, उसको आपको मानना पड़ेगा। आप उसको मानने के लिए बाध्य हैं। अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 4 प्रकार के मामले आते हैं। अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 4 प्रकार के मामले आते हैं, जिनमें संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, फौजदारी और विशिष्ट मामले। विशिष्ट मामले, जो पहला हम बात कर लेते हैं संवैधानिक मामले, नाम से शुरू हो रहा है, यानी संविधान संबंधी जो भी विवाद हैं वे सर्वोच्च न्यायालय में अपील के तौर पर दिए जा सकते हैं या उनके प्रति अपील की जा सकती है। क्योंकि उस स्थिति में, लेकिन ध्यान रहे, जब उच्च न्यायालय इस बात की प्रामाणिकता दे दे, जब उच्च न्यायालय उसकी प्रामाणिकता दे दे, तभी ये मामले उच्च न्यायालय में भेजे जा सकते हैं। तभी ये जो मामले हैं वे उच्च न्यायालय में भेजे जा सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान ने उच्च न्यायालयों को भी कुछ स्थिति में मूल अधिकारों संबंधित बात सुनने को अधिकार दे रखे हैं, बात सुनने के अधिकार दे रखे हैं। और जब हाईकोर्ट ये लिख कर दे देगा कि ये अधिकार क्षेत्र हमारे न्याय क्षेत्र से बाहर है, तभी उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है संवैधानिक मामलों में, संवैधानिक मामलों में। ठीक है। दूसरा है दीवानी मामले। दीवानी मामले सामान्यतः जमीन संबंधित जो भी विवाद होते हैं, पारिवारिक कानून संबंधी जो विवाद होते हैं, वे सभी दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं। वे सभी दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं। हम उनकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। हम उनके जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है। फौजदारी, खासकर हत्या, डकैती, बलात्कार आदि, इस प्रकार के जो मामले होते हैं, हम उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हम उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट को भी इनके विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार दिए गए हैं। लेकिन हर स्थिति में वही है, जब सुप्रीम कोर्ट से छोटा कोर्ट इस बात को साबित कर दे कि ये कोर्ट हमारे अधिकार क्षेत्र, ये जो नियम है, ये जो कानून है, ये जो अपराध है, वो अगर हमारे क्षेत्र से बाहर है, तो वो उसे आगे वाले कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील के लिए भेज सकता है, अपील के लिए भेज सकता है। जैसे कि मान के चलिए, अमूमन के तौर पर जिला न्यायालय जो एक 302 होती है, 302 के तहत एक जिला न्यायालय जिसमें हत्या का आरोप होता है, जिसमें किसका होता है, हत्या का आरोप होता है, जिसमें आपके द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा जब किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो उस पर दफा 302 लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? दफा 302। और अगर उस व्यक्ति ने उसे मारने की चेष्टा की है या वो व्यक्ति उस व्यक्ति को मारा गया लेकिन वो मरा नहीं, तो उसमें दफा 307 लग जाती है। क्या लग जाती है? वो दफा 307। तो अक्सर ये जो बड़े क्राइम हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर दफा 302 में जिला न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो जमानत नहीं दे सकते। ज्यादातर केसों में, अमूमन सभी केसों में 302 की जो जमानत होती है वो कहां से होती है? हाई कोर्ट से होती है, क्योंकि जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसे हाई कोर्ट से। और अगर केस और भी कोई पेचीदा केस है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई की जा सकती है। ठीक है। आगे कुछ विशिष्ट मामले, इसके अंतर्गत, यानी संविधान के अनुच्छेद 136 में
सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष मामलों में अपील सुनने का अधिकार भी देता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय या न्याय प्रक्रिया में दिए गए किसी भी निर्णय, विज्ञप्ति, नियम, आदेश के विरुद्ध अपील करने की आज्ञा प्रदान कर सकता है। यानी अनुच्छेद 136 में कहा गया है कि किसी भी न्यायालय में किसी भी निर्णय, किसी भी पद्धति, किसी भी दंड या आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार दे सकता है। तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, यानी इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 143 में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति किसी कानूनी विचार विमर्श के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से या सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी कानूनी राय मांग सकता है, कानूनी राय मांग सकता है। लेकिन इस बात पर भी जोर दिया गया है कि वो इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो इस अधिकार को, इस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो जो सुझाव मांगे हैं वो उसको मानना चाहिए या उसको मानना नहीं चाहिए। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय से अगर वो परामर्श के तौर पर सुझाव मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय को उसे सुझाव देना पड़ेगा, उसे सुझाव देना होगा। लेकिन मानना ना मानना उस सुझाव को ये भारत के राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, भारत के राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है, जो 3 भागों में बांटा गया था, प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदात्री, इसको मैंने, इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया है। ठीक है।